श्री सरस्वत्यै नमः। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। प्यारे छात्रों, आज के इस लघु सिद्धांत कौमुदी की कक्षा में आप सबका स्वागत करना चाहूँगा। अब तक आपने संज्ञा प्रकरण पढ़ लिया है, जिस पर आपने पढ़ा 14 माहेश्वर सूत्र, सवर्ण संज्ञा, इत संज्ञा, संयोग संज्ञा, संहिता संज्ञा इत्यादि संज्ञाओं के बारे में पढ़ा। और आपने वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़ा, बाह्य प्रयत्नों के बारे में पढ़ा, अभ्यंतर प्रयत्नों के बारे में पढ़ा, और प्रत्याहार कैसे बनाने हैं सूत्रों से, 14 सूत्रों से, उसके बारे में पढ़ा। अज वर्णों के बारे में पढ़ा, हल वर्णों के बारे में पढ़ा। कुल मिलाकर संज्ञा संबंधित जो मुख्य सूत्र हैं उनके बारे में पढ़ा। 14 सूत्रों के बारे में पढ़ा आपने, जो कि व्याकरण शास्त्र का मूल माना जाता है, जो शिव सूत्र भी उसे कहते हैं, उसके बारे में आपने पढ़ा। और संज्ञा प्रकरण लगभग पूरे शास्त्रों में, पूरे व्याकरण शास्त्रों में उपयोग में आता है। जब आप वो पढ़ रहे होंगे तो तब सोच रहे होंगे कि इसका उपयोग कहाँ करें, कैसे करें, तो अब उसका उपयोग शुरू होगा आज से, अर्थात अतसंधि प्रकरण से। तो संधि के बारे में, अतसंधि के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत संधि के बारे में जान लेते हैं। संधि का अर्थ होता है मेलन। किनका मेलन? वर्णों का मेलन। किन वर्णों का मेलन? अच वर्णों का मेलन, हल वर्णों का मेलन। तो 5 संधि के बारे में बताया गया है: अतसंधि, प्रकृतिभाव संधि, हल संधि, विसर्ग संधि और स्वादि संधि। पर हमारे वरदराजाचार्य जी ने लघु सिद्धांत में इन सबको मिला के 3 संधि प्रकरण बनाया है उन्होंने: अतसंधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अतसंधि के अंतर्गत अतसंधि और प्रकृतिभाव संधि आता है, हल संधि के अंतर्गत हल संधि ही आता है केवल, और विसर्ग संधि में विसर्ग संधि एवं स्वादि संधि का अंतर्भाव होता है। तो हम अब यहाँ पर अतसंधि, हल संधि और विसर्ग संधि 3 संधियों को पढ़ेंगे क्रम से। तो बात ये उठती है कि संधि कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, नहीं करेंगे तो क्या होता है। इन सब सवालों के जवाब में एक श्लोक प्रचलित है: संहितैकपदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्ष्यामपेक्षते। संहिता के बारे में तो आपने पढ़ा ही है संज्ञा प्रकरण में, परः सन्निकर्षा संहिता, वर्णानाम अतिशयित सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्, है ना। तो एक पद में संधि जो है नित्य रूप से होती है। एक पद कैसा हो? संहिता संज्ञक होना चाहिए। जैसे भो अति एक पद है, संहिता संज्ञक भी है। तो यहाँ पर हमको संधि करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर संधि नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, भवति रूप सिद्ध ही नहीं हो पाएगा। फिर हम भवति कैसे प्रयोग कर पाएंगे? हमेशा भो अति तो प्रयोग नहीं कर सकते, और वो दुष्ट रूप हो जाएगा। तो इसलिए नियम बनाया गया कि संहितैकपदे नित्या, एक पद में नित्य रूप से संधि होनी चाहिए, चाहे कोई भी संधि हो। तो यहाँ पर भोवती में अतसंधि हुआ है, अयादि संधि हुआ है, जो कि अतसंधि का एक भाग है, जो आप आगे पढ़ेंगे। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, जे जयः। यहाँ पर भी एक पद है और जयः रूप संधि करने के बाद बनता है, और ये जरूरी है, नहीं तो जयः शब्द का प्रयोग हम कर ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह एक पद में नित्य रूप से संधि होनी चाहिए, यह बताया गया। दूसरा नियम है धातु उपसर्गयोः संहिता नित्या संधि भवति, है ना। धातु और उपसर्ग में भी नित्य रूप से संधि होती है। जिस उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, अधीते, अधि धन इते, तो यहाँ पर धातु क्या है? इते है, और उपसर्ग है अधि। तो यहाँ पर भी संहिता है, क्योंकि वर्णों की अत्यंत सन्निधि है ना।
धिकार में इकार की और इते में इकार की, अत्यंत सन्निधि होने के कारण संहिता संज्ञक भी है, धातु और उपसर्ग भी है। तो इस हिसाब से यहाँ पर भी संधि नित्य रूप से होनी चाहिए। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? सवर्ण दीर्घ संधि होगी। तो अधीते अधीते इस प्रकार से रूप सिद्धि होती है। तो यह था धातु और उपसर्ग में संधि नित्य रूप से होनी चाहिए, इसका उदाहरण। और एक उदाहरण देख लीजिए इसी में, इसी नियम का, प्रएति प्रइति। यहाँ पर वृद्धि संधि होती है जो कि अच संधि का ही एक भाग है, उसको भी आप आगे पढ़ेंगे। तीसरा नियम देख लीजिए, समासे संहिता नित्या भवति। समासे संहिता नित्या संधि भवति। समास में संहिता हो तो नित्य रूप से संधि होती है। हिमालयः, हिमस्य आलयः, हिमानाम आलयः, षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर भी संहिता भी है और समास भी है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से संधि करनी ही चाहिए, नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, दुष्ट रूप हो जाएगा। तो यहाँ पर सवर्ण दीर्घ करके हिमधन आलयः में हिमालयः रूप बनाते हैं। उसी प्रकार महा ईशः महेशः, महान चासो ईशः महेशः, कर्मधारय समास है। यहाँ पर हम गुण संधि करते हैं। गुण संधि भी अच संधि का ही एक भाग है जिसको आप आगे पढ़ेंगे। महा ईशः, आ और ई के जगह पे ए गुण कर देंगे तो महेशः रूप बन जाता है। और एक अंतिम नियम है, वाक्ये तु संहिता विवक्ष्याम अपेक्षते। यदि वाक्य प्रयोग कोई वक्ता कर रहा है तो वहाँ पर संहिता तो होनी चाहिए, है ना, एक नियम तो है। पर वहाँ पर जो संधि है नित्य रूप से होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। वहाँ पर किस तरह से होनी चाहिए संधि? विवक्ष्याम अपेक्षते। वक्तुः वक्तुम इच्छा विवक्षा, ऐसा कहा गया है। वक्तु के बोलने की इच्छा को विवक्षा कहा जाता है। तो वक्ता यदि चाहे वहाँ पर संधि करके बोलूं अथवा बिना संधि के बोलूं, उसको अपने सहूलियत के अनुसार यदि वो प्रयोग करना चाहे वो कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति संधि करके बोलना चाहेगा तो संधि करके बोल सकता है। किसी को संधि करके थोड़ा अटपटा सा लग रहा है या बच्चों को समझाने के लिए संधि तोड़ मरोड़ना पड़ रहा है तो अच्छी बात है, तोड़ लीजिए। वहाँ पर कोई नियम नहीं है ऐसा कि आपको संधि करना ही है अथवा संधि नहीं करना है। आपकी इच्छा है, बोलने के वक्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वहाँ पर संधि करनी है या नहीं करनी। जिस प्रकार से एक उदाहरण आपको बताते हैं, न हम गच्छामि न अहम गच्छामि, न हम बसामि वैकुंठे, इस तरह से भी श्लोक आता है। तो न अहम बसामि वैकुंठे ये भी कह सकते हैं, न हम बसामि वैकुंठे ये भी कह सकते हैं। पर वो श्लोक होने के कारण वहाँ पर तो आपको न हम ही करना पड़ेगा, नहीं तो छंद भंग या कुछ छंद के नियम के अनुसार विरुद्ध हो जाएगा। पर जब वाक्य प्रयोग करते हैं तब की बात कर रहे हैं। न हम गच्छामि न अहम गच्छामि, दोनों प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। आपको जो सरल हो वो प्रयोग कीजिए। भाषा पाठन की प्रक्रिया में तो हम न अहम गच्छामि ही सही मानते हैं, क्योंकि भाषा पढ़ने के लिए वही व्यक्ति अधिकतर आते हैं जिनको भाषा के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है या पता करना चाहते हैं। तो उनको थोड़ा शुरू में ही हम संधि करके बता देंगे तो उनको कठिनता की अनुभव होती है। तो उस कठिनता ना हो इसलिए हमें संधि को न करके संधि मुक्त वाक्यों का प्रयोग करना पड़ता है। तो अब हम शुरू करते हैं अच संधि प्रकरण। अब तक आपने जाना संधि क्यों करनी चाहिए, संधि क्या होती है, संधि कौन से होते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में भरद्वाजाचार्य जी ने कितनी संधियों का चर्चा की है ना। इन सब के बारे में आपने जाना मूल रूप में, मोटा मोटी रूप में। अब आगे हम पढ़ते हैं अच संधि प्रकरण का पहला सूत्र, इको यणचि। यह सूत्र यण संधि करने वाला विधि सूत्र है। सूत्र भी 6 प्रकार के होते हैं। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। इस प्रकार से 6 प्रकार के सूत्र होते हैं, यह बताया गया है। उनमें से यह सूत्र विधि सूत्र है। संज्ञा प्रकरण में लगभग संज्ञा सूत्र ही मिले थे आपको। तस्य लोपः, यह विधि सूत्र 1 मिला था आपको।
और यहाँ पर बहुत सारे आपको विधि सूत्र मिलेंगे, बहुत सारे परिभाषा सूत्र मिलेंगे, बहुत सारे नियम सूत्र मिलेंगे, अधिकार सूत्र मिलेंगे, है ना। 6 प्रकार के सूत्र पूरी अष्टाध्यायी में हैं और उन अष्टाध्यायी से ही सूत्रों को निकाल के लघु सिद्धांत कौमुदी को बनाया गया है। अष्टाध्यायी में क्रमबद्ध तरीके से सूत्र हैं, तो यहाँ पर जिस सूत्र का जहाँ जरूरत है उसी सूत्रों को लेकर लघु सिद्धांत कौमुदी का निर्माण किया गया है। तो इस सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। इको यण जी, इकह षष्ठ्यंत है, यण प्रथमांत है, अचि सप्तम्यंत है। 3 पद वाला सूत्र है ना। तो जो स्थानीय होता है, जिसके स्थान पर आदेश करना होता है वह षष्ठी में होता है, और जो आदेश करना होता है वो प्रथमांत होता है, और जिसके परे होने पर अर्थात जो निमित्त होता है आदेश के लिए वह सप्तम्यंत होता है। तो यह सूत्र अष्टाध्यायी में 6ठे अध्याय के प्रथम पाद के 77वां सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ है इकह स्थाने यण स्याद अचि संहितायाम विषये। तो यहाँ पर संहितायाम विषय कहा गया है। तो संहितायाम यह एक अधिकार सूत्र है, 6ठे अध्याय के प्रथम पाद का 72वां सूत्र। इको यण चि 77वां सूत्र है, तो यह 72वां सूत्र है। अर्थात इको यण चि से पहले एक सूत्र आया था संहितायाम, उस सूत्र का अधिकार इन सूत्रों में पड़ रहा है, इसलिए इसकी वृत्ति में संहितायाम विषय कहना पड़ा। अर्थात कि ये सब संधि कहाँ होंगे, वहीं होंगी जहाँ पर संहिता होगी। संहिता मतलब वर्णों की अत्यंत सन्निधि होगी, बीच में कोई व्यवधान नहीं होगा। एक वर्ण यहाँ है, एक वर्ण 4 गुना दूर है, तो वहाँ पर नहीं होगा, पास पास में होना जरूरी है। तो इकह स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषये, इक के स्थान पर यण होता है अच के परे होने पर संहिता के विषय में। इक क्या है, यण क्या है, अच क्या है, ये तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि संज्ञा प्रकरण में आपने प्रत्याहारों की सिद्धि की थी, प्रत्याहारों के बारे में पढ़ा था। और कुछ प्रत्याहार लगभग प्रत्येक सूत्र में, अधिकाधिक सूत्र में प्रयोग होते हैं, संधि में तो अधिकतर प्रयोग होता ही है। तो इक प्रत्याहार के स्थान पर अर्थात ई उ ऋ, इसके स्थान पर यण प्रत्याहार आदेश होता है, अर्थात यह वाला होता है अचि, अच प्रत्याहार के परे होने पर, मतलब कि अ ई उ ऋ ए ओ ऐ औ इनके परे होने पर। कब होगा, संहिता के विषय में। संहिता होनी चाहिए, वर्णों की अत्यंत सन्निधि वहाँ होनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर लिखा है सुधि उपास्य इति स्थिते, सुधि धन उपास्य इस तरह की स्थिति है। साथ साथ में यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी में शुद्धि उपास्य रूप की सिद्धि का भी प्रक्रम चलाया गया है। तो अब हम जानेंगे स्थानीय के बारे में। स्थानीय क्या होते हैं? स्थानीय होते हैं, यहाँ पर क्या है, स्थानीय इक स्थानीय है ना। तो स्थानीय कहने से हमको ई और ऋ केवल 4 वर्ण नहीं मानने चाहिए। ई के 18 भेद, उ के 18 भेद, री के 18 भेद और री के 12 भेद, क्योंकि री का दीर्घ नहीं होता है।